नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के प्रोडक्शन ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। ये सिर्फ प्रोडक्शन ब्रांच के बच्चे ही पढ़ेंगे, इसे अन्य ब्रांच के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है इस बार वो ऑनलाइन होने हैं, और जो आपके पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मैंने ऑलरेडी क्लास ले रखी हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर उस पर प्लेलिस्ट देखेंगे और आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हैं। मैंने इस टूल इंजीनियरिंग की पहले चैप्टर की थ्योरी की भी 1-2 क्लासेस ली हैं। आप लोगों का थ्योरी पेपर नहीं आना था, इसलिए मैंने उनको वहीं पर स्टॉप कर दिया था। अगर जो क्लासें हुई हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो क्लासें देख लीजिए, अच्छे से आपको पहला चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर संभव होगा तो मैं इसकी आगे थ्योरी की क्लास बढ़ाऊंगा, अन्यथा मैं थ्योरी की क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं, तो आप लोगों को इस समय ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आज के वीडियो में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, कौन से चैप्टर के हैं। आज के जो पहला चैप्टर हमारा है वो है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आप लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को पेपर के पहले पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है टूल इंजीनियरिंग में किसका अध्ययन किया जाता है। जो हम लोग टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये किस चीज़ के अध्ययन के लिए पढ़ रहे हैं। भाई कोई भी सब्जेक्ट बनाया जाता है तो एक मेन पर्पस के लिए बनाया जाता है कि हाँ, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया तो आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। तो अगर आप लोग टूल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो अगर आप लोग टूल इंजीनियरिंग पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको किस चीज़ का नॉलेज होगा। अगर आप लोग टूल इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को मैकेनिकल या फिर मैकेनिक टूल जो होते हैं, मैकेनिकल में यूज होने वाले उन टूल की जानकारी अच्छे से हो जाएगी। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मशीन टूल या फिर मैकेनिकल टूल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरंडम पदार्थ से बने टूल का प्रयोग कब किया जाता है। किया जाता था, सॉरी यहाँ पर किया जाता था, वही लिखा है कि आप लोग जानते हैं कि पुरापाषाण काल और भी लंबे समय को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो उस समय हम लोग जो टूल का यूज करते थे वो पत्थर के बने होते थे। पत्थर में पत्थर लड़ाकर उनको बिल्कुल धारदार बनाया जाता था। उसी से जो आदि मानव होते थे शिकार करते थे जंगल में, कोई भी काम करते थे, जैसे लकड़ी काटनी है तो भी वो पत्थर के ही औजार से काटते थे। उसको इतना ज़्यादा घिस घिस कर शार्प कर लेते थे कि वो उनके यूज के लायक हो जाता था। तो ऐसे ही धीमे धीमे सुधार हुआ। पत्थर के बाद कोरंडम, धीमे धीमे ऐसे ही आयरन। इस समय हम लोग देखिए आयरन है, स्टील है, हीरा है, बहुत सारे टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं कटिंग के लिए। हम लोग देखिए ब्रांज जो भी है, आयरन का लोहा होता है और भी ऐसे सीमेंटेड कार्बाइड है, ये बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो हम लोग जो कोरंडम पदार्थ आया वो दूसरी स्टेज का ये था पदार्थ। पहले स्टेज में सिर्फ पत्थर उसके यूज किए जाते थे, हड्डियों के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते थे, जो भी उपकरण बनते थे, आदिमानव लोग बनाते थे। और दूसरी स्टेज में ये कोरंडम पदार्थ आया। तो कोरंडम पदार्थ आपका आज से लगभग 400 से 300 ईस्वी पहले यूज किया जाता था। 400 से 300 अरे सॉरी 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व ये यूज किया जाता था। तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मशीन टूल को विभाजित किया जा सकता है। मशीन टूल को कैसे विभाजित किया जा सकता है। मशीन टूल जो हमारे होते हैं वो 3 तरीके से विभाजित किए गए हैं। आपको मैं बता दूं मशीन टूल क्या है। अगर कट के अनुसार देखें, धातु को काटने के अनुसार देखें तो 2 तरीके के होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अगर यहाँ पर और दूसरा विभाजन एक देखें तो वो 3 तरीके के होते हैं यूज के अनुसार, मतलब किस स्टेज में कौन सा टूल यूज होना है उस आधार पर भी एक वर्गीकरण किया गया है। जिसमें पहला है जनरल पर्पज मशीन, जो सामान्य तौर पर यूज की जाती है मशीनें सामान्य कामों के लिए, उसमें हम लोग यूज करते हैं
उत्पादन मशीन उपकरण जो प्रोडक्शन अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए की जाती हैं। और आगे क्या है, विशेष प्रयोजन मशीन उपकरण। विशेष प्रयोजन मतलब बहुत कम पार्ट बनाने हो, समय आने पर ही, टाइम आने पर इसकी हमें याद आती हो या इस मशीन का यूज किया जाता हो। तो ये तीनों इसी के टाइप हैं, तो आप लोग ये नोट कर लेंगे, ये यूज के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर ये सभी है, नॉट नहीं सभी, यहाँ पर आप लोग सभी लिख लीजिए, नन ऑफ दीज नहीं है, ये डी नंबर ऑप्शन सभी है, क्योंकि ये सारे उपकरण जो होते हैं इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, गलती से लिख गया है यहाँ पर आप लोग सभी लिख लीजिएगा। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सपाट सतह बनाई जाती है कि ऐसी कौन सी ये क्रियाएं जो दी गई हैं, जैसे फेसिंग है, ड्रिलिंग है या बोरिंग है, तो इनमें कौन सी हम लोग सपाट सतह बनाने के लिए ये क्रिया यूज करते हैं। बी नंबर पहले देखते हैं, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या करते हैं हम लोग, होल करते हैं, तो इससे तो सपाट सतह बनेगी नहीं। अब बोरिंग में क्या किया जाता है, बोरिंग में ड्रिल वाला ही क्षेत्र जो होता है उसी के डायामीटर को बढ़ाया जाता है, तो इसमें भी सपाट सतह नहीं। तो फेसिंग क्रिया जो होती है, फेसिंग का जैसे आप लोग समझ रहे हैं, फेस को साफ करना फेसिंग कहलाती है। तो फेसिंग क्रिया में ही सपाट सतह बनाई जाती है, उसकी रुचता को दूर किया जाता है, चिकनी सतह बनाई जाती है, स्मूथ सतह बनाई जाती है। तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेसिंग करने में अक्ष की गहराई को मापा जाता है। फेसिंग करने में अक्ष की जो गहराई को मापा जाता है वो अक्ष के समांतर मापा जाता है। जैसे आप लोग ये देखते हैं, ये कोई एक छड़ है, फेसिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे वाले भाग को हम लोग छीलते हैं या फिर कट करते हैं, जिससे हमें स्मूथ सतह और मजबूत सतह प्राप्त हो पाए। तो हम लोग जो इसकी लंबाई को मापते हैं वो इस तरीके से मापते हैं, इस तरीके से ये कितना कट रहा है, इधर तो ये टूल चलेगा तभी तो ये सतह कटेगी। तो ये क्या है, अक्ष ये है, इसकी ये अक्ष होती है, तो अक्ष के समांतर ही तो हम लोग इस तरफ इसकी माप को माप रहे हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है खरादन प्रक्रिया में टूल बांधा जाता है। खरादन मतलब टर्निंग। टर्निंग प्रक्रिया जब हम लोग करते हैं, टर्निंग का मतलब क्या है कि ये कोई एक जॉब दी गई है, इसकी ऊपरी सतह जो ये है इसे छीलकर हटाना, इस तरीके से ये टूल दिया होगा और ये जो जॉब होगी ये घूम रही होगी और ये टूल इस तरफ को गति कर रहा होगा, इस साइड को। ठीक है, तो ऊपर की सतह को हटाता है जिससे हमें ये मजबूत सतह प्राप्त होती है। तो इसमें जो हमारा टूल बांधा जाता है वो टूल पोस्ट में बांधा जाता है, टूल पोस्ट में बांधा जाता है टूल जो होता है। और बेसिकली मैं बता दूं आपको कि जो ये टूल होता है ये हमेशा टूल पोस्ट में ही बांधा जाता है। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन है या कोई भी आ जाए तो आप लोगों को टूल पोस्ट ही लगाना है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रिलिंग प्रक्रिया की जा सकती है। ड्रिलिंग प्रक्रिया की जा सकती है। ड्रिलिंग प्रक्रिया हम लोग सामान्यतः तो ड्रिल मशीन पर ही करते हैं क्योंकि वही सस्ती पड़ती है, उसके लिए स्पेशल पर्पज ड्रिल मशीन बना दी गई है, तो हम लोग ड्रिल मशीन पर यूज करेंगे। अब वो प्रक्रिया जब ड्रिल मशीन नहीं थी तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले हमारी खराद मशीन आई थी या लेथ मशीन आई थी, जो कि स्पेसिफिक हर एक काम को कर देती थी, अच्छे से कर लेती थी। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, लेथ मशीन में कुछ ना कुछ खराबियां आई या कुछ ना कुछ ऑपरेशन ऐसे हुए जो नहीं हो पाते थे, उनके लिए स्पेशल पर्पज मशीन बना दी गई, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग मशीन बना दी गई। तो यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन और खराद मशीन दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सी नंबर ए बी बोथ पर आंसर लगा लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मरोड़ी ड्रिल को संतुलन में बनाए रखने के लिए इसमें दांतों की संख्या बनाई जाती है। मरोड़ी ड्रिल आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो ड्रिल बिट होती है उसमें हेलिकल टाइप में इस तरीके से मरोड़ बनी रहती है। मरोड़ जैसे कि आप लोग ये एक रस्सी देखिए और रस्सी को इस तरीके से घुमा घुमा के ऐड दीजिए तो इसमें क्या है, ऐंठन बन जाएगी या फिर हेलिक्स टाइप में कट जाएगा। तो वो जो बनाए जाते हैं दांत, वो बनाए जाते हैं, उनकी जो संख्या है वो सम रखी जाती है। सम क्यों रखी जाती है, अगर मान लीजिए हम लोग विषम कर देंगे तो जो हमारा ड्रिल है वो अपनी अक्ष पर आसानी से नहीं घूम पाएगा, वो कुछ इस तरीके से लोलक की तरह घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग क्या करते हैं, एक तराजू में 3 छड़े जो बांधते हैं,
वो अगर संतुलन में ना बांधे, संतुलित अवस्था में ना बांधे, तो क्या है, तराजू का जो एक पलड़ा होगा वो पलट जाएगा, या फिर उस पर जो माप करते हैं आप लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो जो 3 छड़ बांधी जाती है, तान बांधी जाती है, वो बिल्कुल संतुलन में ही बांधी जाती हैं। तो इसे संतुलन में बनाने के लिए इसमें जो दांतों की संख्या है वो सिर्फ सम कर दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो फलकों के बीच का कोण होता है। ये भी ड्रिल से रिलेटेड है, यहाँ पर ड्रिल भी आप लोग लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी के बाद क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ड्रिल की दो फलकों के बीच में कितना कोण होता है। तो ड्रिल की जो दो फलके होते हैं, फलकों का मतलब क्या है, आप लोग ड्रिल बिट देख लीजिएगा, मैंने थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया है, उससे देख लीजिएगा। इस तरीके से जो हेलिकल कटे होते हैं, इनके ये जो फलके होती हैं, इनके बीच का जो एंगल रखा जाता है वो 118 अंश सेल्सियस का 118 अंश का रखा जाता है, सेल्सियस नहीं, 118 अंश का रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लिए। 118 अंश इसलिए भी रखा जाता है कि इससे जो अंदर की कटिंग वाली हमारी चिप्स हो वो आसानी से कटिंग प्रक्रिया के दौरान ही बाहर आ सके होल से, जिससे क्या है, हम लोग अधिक से अधिक शुद्ध, साफ और गहरा छिद्र हम बना सकें। ठीक है, और हमारा जो ड्रिल बिट है वो भी हीट ना करे, गर्म ना करे और टूटे ना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। बोरिंग प्रक्रिया में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बोरिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ड्रिल के दौरान प्राप्त छिद्र का व्यास बढ़ाने के लिए की जाती है। तो ड्रिल का व्यास बढ़ाने के लिए तो इसमें आंसर कौन सा दिया गया है, सी नंबर बिल्कुल सही दिया गया है, छिद्र का व्यास बड़ा करने के लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये ज्यादा बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको पहले से भी कुछ पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिमिंग प्रक्रिया किस टूल द्वारा की जाती है। रिमिंग प्रक्रिया जो होती है, रिमिंग प्रक्रिया क्या है कि हमारा जो ड्रिल से प्राप्त छिद्र होता है उसकी अगर स्मूथनेस लानी है, या उसकी जो रफनेस है वो उसको हटाना है, या उसके अंदर की चिप्स को हटाना है, तो हम लोग रिमिंग प्रक्रिया करते हैं। रिमिंग प्रक्रिया करने में हम लोग रिमर टूल का यूज करते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिमर का यूज करते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रैपेनिंग क्रिया में छिद्र दिया रहता है। ट्रैपेनिंग प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको पहले बता दूं कि ट्रैपेनिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमें जॉब पर अगर बड़े व्यास का छिद्र जल्दी से और आसानी से करना होता है तो हम लोग ट्रैपेनिंग क्रिया करते हैं। ट्रैपेनिंग टूल होता है। अगर हमें बड़ा सा छिद्र करना है वो ड्रिल के द्वारा संभव नहीं होता है, क्योंकि ड्रिल में क्या है, छोटे छोटे पतले पतले छिद्र किए जा सकते हैं। ट्रैपेनिंग क्रिया में हम लोग बड़े व्यास का आसानी से छिद्र कर सकते हैं। तो ट्रैपेनिंग प्रक्रिया में पहले से छिद्र नहीं दिया जाता है, उसी के समय ही हम लोग ट्रैपेनिंग प्रक्रिया करते हैं जब हमारा कोई छिद्र नहीं दिया रहता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ नहीं सॉरी नहीं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं दिया रहता है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रैपेनिंग क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। ट्रैपेनिंग प्रक्रिया में किस तरीके का, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा। ट्रैपेनिंग प्रक्रिया में किस तरीके का छिद्र किया जा सकता है, यहाँ पर छिद्र कर लीजिएगा, या क्रिया भी सही है। वैसे ट्रैपेनिंग प्रक्रिया में हम लोग जो छिद्र करते हैं वो अधिक व्यास का तो करते हैं, लेकिन कम गहरा कर पाते हैं, गहरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन कम गहरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रोच टूल के प्रकार हैं। ब्रोच टूल क्या होती है। ब्रोचिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें अगर पहले से छिद्र प्राप्त है और उस छिद्र का व्यास हमें बड़ा करना है, सर्कुलर में, राउंड में, किसी भी तरीके से वो हमें बड़ा करना है, तो इसके लिए एक ब्रोच टूल होता है, एक अनियमित आकृति का एक टूल होता है जिसके द्वारा ये क्रिया हम लोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, टूल को हम लोग छिद्र के अंदर डालते हैं, पुश या फिर उसमें लोड डालकर, पुल मतलब खींचकर, दोनों करके हम लोग उसमें छिद्र बड़ा प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ए बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुश एंड पुल के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टूल के जिस भाग को पकड़ा या फिर बांधा जाता है वो भाग कहलाता है। टूल क्या है, इस तरीके से कुछ टूल होता है, तो इतना भाग हम लोग भाई टूल को
किसी ना किसी चीज़ में तो होल्ड करवाएंगे ही, बांधेंगे ही, तभी तो यह क्रिया कर पाएगा। तो जो हमारा टूल का बांधने वाला भाग होता है, वो एरिया होता है, उसे हम लोग शैंक बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शैंक बोलते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, मिलिंग के निम्न में प्रकार है। मिलिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मिलिंग प्रक्रिया में हम लोग धातु के ऊपरी सतह को छीलते हैं और उसे स्मूथ बनाते हैं। तो मिलिंग प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, स्लैब मिलिंग एंड फेस मिलिंग। तो इसका सी नंबर आंसर ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये फेस मिलिंग की प्रक्रिया पढ़ भी चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो थ्योरी लेक्चर में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मिलिंग में धातु किस रूप में कटती है? वही आपको मैं बता दूं कि मिलिंग प्रक्रिया में जो धातु काटी जाती है वो छीलन के रूप में काटी जाती है। ऊपर की जो परत होती है उसे हम लोग छिलके के रूप में हटाते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शेपिंग ऑपरेशन में कटाई उपकरण गति करता है। शेपिंग ऑपरेशन क्या होता है कि किसी भी जॉब को शेप प्रदान करना, जो ऊपर की जो सतह हो उसे काट काट कर अलग कर देना, शेपिंग प्रक्रिया कहलाती है। जो हमारी शेपिंग प्रक्रिया होती है, शेपिंग प्रक्रिया में हमारा जो टूल होता है वो पश्चाग्र गति करता है। उपकरण जो होता है पश्चाग्र गति करता है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शेपिंग ऑपरेशन में कारखंड रहता है। शेपिंग ऑपरेशन में जो कारखंड हमारा होता है वो स्थिर रहता है और जो हमारा टूल होता है वो आगे पीछे की ओर गति करता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन स्थिर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है, शेपिंग ऑपरेशन में कटिंग होती है। शेपिंग ऑपरेशन में कटिंग, देखिए शेपिंग ऑपरेशन में जो हमारा टूल होता है वो आगे पीछे की ओर गति करता है, अग्रगति और पश्चाग्र गति, और जो हमारा वर्कपीस होता है वो स्थिर रहता है। तो जब टूल हमारा अग्र स्ट्रोक में जा रहा होता है तो उस दौरान कटिंग होती है, धातु कटती है। और जब वो टूल पश्चाग्र गति करता है या पीछे की ओर लाना होता है तो उसमें हम लोग गति नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर पीछे से हम लोग गति कराते हुए भी लाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। चलिए सॉरी, मतलब टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम की माने तो आप लोग बोलेंगे कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो उस एक स्ट्रोक में उससे कटिंग भी तो हो जाएगी। तो ये भी आपकी बात सही है। लेकिन क्या है, अगर हम लोग पीछे की ओर टूल चलाते हैं तो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर एक स्ट्रोक में ही हम लोग टूल को लगातार चलाते रहते हैं तो वो लंबे समय तक चलता है और हमारी जो कटिंग होती है वो भी स्मूथ होती है। इसलिए हम लोग एक स्ट्रोक में कटिंग करते हैं और जब इसे फॉरवर्ड स्ट्रोक में लाते हैं तो हम लोग इससे कटिंग नहीं लेते हैं, इसको जल्दी से वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले आते हैं। तो इसका अग्र स्ट्रोक ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज आप लोगों ने देखे 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये पसंद आए हो, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को पेपर के पहले तक इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों का सिलेबस 10 जुलाई तक कंफर्म खत्म करा दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो 22, 23, 24 और 25 तारीख को हैं। तो इसका ज़्यादा सिलेबस नहीं है टूल इंजीनियरिंग का। आप लोग ये ना सोचिएगा कि आज से पहला चैप्टर चालू हुआ तो खत्म नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप लोग सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाइए। खत्म कराना मेरा काम है। सिर्फ आप लोगों का जो मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ वो पढ़ना है। आप लोगों को उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जो मैंने कराया नहीं है मैं वो कराऊंगा, वो मेरी गारंटी है। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और ये क्वेश्चन नोट कर लिए। यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। 100% इतनी मैं गारंटी देता हूँ। पेपर देने के बाद में आप लोग हमें बता भी सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।